क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके से भारत के विभिन्न व्यवस्थाओं को नए जोश और नए तरीके के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आज के छात्रों छात्रियों को भी अपने बुद्धिगत पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यक्तित्व के उस दिशा में लेके जाना पड़ेगा। हमसे पढ़ाई इसलिए नहीं करते कि हमको रोजगार करनी है, शादी करनी है, संसार वासना है, इसलिए नहीं पढ़ाई करते। हम ज्ञान वर्धन के लिए करते हैं, अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए करते हैं, अपने अंदर विश्वास जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको स्थिर रखने के लिए करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे शिक्षा के माध्यम में अपने पास लक्ष्मी भी आता है। जिसके पास सरस्वती है उसके पास लक्ष्मी के आना अनिवार्य है। कोई इंजीनियर बनता है पढ़ाई करके, पैसा तो आता है। कोई डॉक्टर बनता है, पैसा तो आता है। कोई प्रोफेसर बनता है, पैसा तो आता है। कोई ठेकेदार बनता है, पैसा तो आता है। किंतु इसलिए शिक्षा जरूरी है। बिना शिक्षा भी लक्ष्मी आती है, ज्यादा दूर तक लेके नहीं जा सकते। लक्ष्मी को बांधने के लिए सरस्वती का जरूरत है। बिना सरस्वती लक्ष्मी को आप बांध के नहीं रख सकते कि वो चंचला है। तो चंचला है, सरस्वती चंचल नहीं है। एक बार आपके कंठ में बैठ गई, मृत्यु तक आपके साथ रहने वाली, आपको छोड़ने वाला नहीं है। हम जीवन भर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेंगे, हमको अपने कर्म जीवन में जाना पड़ता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने जिस तरीके से हर संस्कार के साथ शिक्षा में भी संस्कार के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए। 35 साल तक किसी ने इसमें हाथ नहीं लगाया। कंप्यूटराइजेशन हो गया, गूगल आ गया, ऑनलाइन की व्यवस्था हो रही थी, आधुनिकतम व्यवस्था आ रही थी, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन हो रही थी। शिक्षा में नहीं हो रहा था। शिक्षा 35 साल पीछे जो सोच से सिलेबस बनाया गया था, वही सोच, वही विचार आधुनिक भारत में लगा कर दिया। किसी को दोष प्रत्यारोप नहीं करूंगा, किंतु ये जरूर मैं बोलूंगा, उस समय सत्ता सिंह जो सरकार थी, प्रधानमंत्री होते थे, HRD मिनिस्टर होते थे, शिक्षा व्यवस्था देखने वाली टीम होती थी, मुझसे बोलता था शिक्षा ही जाति का मेरुदंड है, किंतु परिवर्तन नहीं कर रहा। इसीलिए भारत के स्टूडेंट बड़े बड़े शिक्षा का डिग्री लेने के बाद भी रोजगार में जापान के पीछे चले जा रहे थे, कोरिया के पीछे चले जा रहे थे, चीन के पीछे चले जा रहे थे। मोदी जी ने वो देखा और जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने की बंदोबस्त कर रहे थे, तब भी ये कांग्रेस, CPM से लेके जितने भी राजनीतिक दल लगातार सत्ता में लंबे समय रहा है, वो लोग लोकसभा और राज्यसभा में विरोध किया। बिना सोचे समझे इसका विरोध कर रहा था। मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बोला? जो मातृभाषा में 5th तक पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, हायर एजुकेशन के साथ साथ रोजगार के लिए उसी कॉलेज में, उसी यूनिवर्सिटी में टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा इसके साथ चलनी चाहिए। कोई ग्रेजुएशन करके जब लड़का निकलेगा और मोबाइल फोन मरम्मत करना सीख जाएगा, साथ ही साथ
और जिस दिन निकलेगा उस दिन से वो इनकम शुरू कर देगा। घर में बैठ के अपना नंबर दे देगा, मैं मोबाइल फोन सेल फोन ठीक कर सकता हूँ, अपना मोबाइल नंबर है, फ्लैक्स लगा देगा, तो गांव के लोग आके खराब होगा तो दिखाएगा, आपका रोजगार उसी दिन से चालू है। नहीं तो क्या होता, ग्रेजुएशन करने के बाद दोबारा घूम के पिताजी के पास, पिताजी जरा पूंजी दीजिए, प्रोविडेंट फंड का पैसा दीजिए, जमीन का टुकड़ा बेचिए। एक बार जमीन बेच के पढ़ाया, उसके बाद ग्रेजुएशन करके एमए करके दोबारा पेरेंट्स के सामने खड़ा हो जाता है, मुझे कुछ दीजिए, मैं दोबारा रोजगार करता हूँ, लोन करवाइए, जमीन बंधक दीजिए, जमीन बेच के पैसा दीजिए, प्रोविडेंट फंड का पैसा दीजिए। एक बार माता पिता उसको पढ़ाता है सब कुछ लगा के, उसके बाद दोबारा उसको रोजगार दिलाने के लिए जमीन का टुकड़ा बेचना पड़ता है। मोदी जी ने उसमें परिवर्तन किया और वो आज देश में लागू हो रहा है चारों तरफ से, और इसका रिजल्ट अगले 10 साल में दिखेगा। और उस सोच से भी बहुत परिवर्तन हो चुकी है देश में। इस देश में हमारे सबके हाथ में सेल फोन है, मोबाइल है, इसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। आजकल खाना एक बार नहीं खाएंगे चलेगा, तो सेल फोन जेब में नहीं रहेगा, जैसे लगता है जीवन ही अधूरा हो गया। ऐसा हमारे स्वभाव हो गया। जैसे घड़ी एक समय रिस्ट वॉच हम पहनते थे, इसके बिना हमारा चलता नहीं था। आज सबके पास सेल फोन है, उसमें टाइम दिखता है, उसके बाद भी घड़ी एक पहन के हम चलते हैं, क्योंकि स्वभाव बन चुका है, ये हमारे साथ जुड़ चुका है। सेल फोन भी हमारे साथ जुड़ चुका है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए गर्व करते हैं। जिस देश में आप प्रधानमंत्री बनने जब बने थे, तब 92% मोबाइल सेल फोन कोरिया से आते थे, जापान से आते थे, चाइना से आते थे। कंपनी क्या? मोटोरोला है, सैमसंग है, सोनी एरिक्सन है, ये सब के सब कंपनी, नोकिया है, सब के सब कंपनी उसी देश का है जिस देश का नाम मैंने लिया। और हमारे देश से लाखों करोड़ों रुपए चले जाते थे हर साल। आज मैं गर्व करता हूं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी नया टेक्निकल एजुकेशन के बाद बोली, छोटा छोटा जो शिल्प कारखाने के बारे में बोला, टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बोला, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के बारे में बोला, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इसरो का सहयोग करवा दिया। उसके फलस्वरूप आज इतने कम समय में जिस देश में 92% सेल फोन बाहर से आती थी, उसको मरम्मत करना भी, पार्ट्स भी बाहर से आती थी, आज इसकी पार्ट्स सभी हमारे देश में बनता है। और 97% सेल फोन इसी देश में तैयार होता है, हम एक्सपोर्ट करने वाले, और उससे लाखों करोड़ रुपए हमारे नौजवान के हाथ में रोजगार के रूप से आ रहे हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी का सोच स्वर्गीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के थे। वो अर्थनीतिविद थे, इकोनॉमिस्ट था, उनके मन में आया जीएसटी करनी चाहिए। मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके मन में भी आया, वो भी इकोनॉमिस्ट थे, उनके मन में आया जीएसटी करनी चाहिए। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जीएसटी करेंगे तो क्या होगा, इसका प्रतिक्रिया क्या होगा, क्रिया क्या होगा, सत्ता ना चले जाए, लोग ना विरोध करें। किंतु मोदी जी ने स्थायी समाधान के लिए, देश को आगे लेने के लिए, करप्शन से मुक्त करने के लिए, सही व्यवस्था के लिए, हमारे नौजवान के भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए जीएसटी लाया। बहुत लोगों ने विरोध किया, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई, बहुत लोग बोल रहे थे ये सटीक व्यवस्था नहीं है। कि जो आज सब लोग बोलता है, मोदी जी ने जीएसटी लाके भारत का ऐतिहासिक एक खंड तैयार किया था उस समय। और आज जब जीएसटी कलेक्शन होती है, इस बार हमने देखा कितना कलेक्शन हुआ है, 18 लाख करोड़। समझ में आया? 18 लाख करोड़ जीएसटी के माध्यम से टैक्स कलेक्शन आया है, जो कि देश में आज तक रिकॉर्ड है, आज तक रिकॉर्ड है। क्या मोदी जी वो लेके चले जाएंगे? नहीं,
मोदी जी कहां लगाएंगे वो पैसा? आपके लिए आईआईटी बनाएंगे, आईआईएम बनाएंगे, आपके लिए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और एक समय पूरे 70-65 साल में जितना यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईएम, आईआईटी बने थे, मोदी जी के 9 साल में कहीं कहीं इसका डबल बना और कहीं कहीं उससे दुगना बना और कहीं कहीं उससे ज्यादा बना। कहीं भी पुराने 65 साल और मोदी जी का 9 साल, ये 65 साल के ऊपर भारी है, क्योंकि मोदी जी का सोच है, राष्ट्र निर्माण की सोच रखता है। राष्ट्र निर्माण भाषण देने से नहीं होता, राष्ट्र निर्माण काम के साथ भाषण का सामंजस्य होनी चाहिए, जो कि मोदी जी का है। जो भाषण में कहता है, ये भारत को लोग करता है बिना आईन बनाए। मैं दुबई में गया हूं तो क्या होता, आप लोग भी गए हैं, वहां आईन कानून के लोग बहुत मानता है, डरता है। बस में खड़ा हो जाऊंगा तो 5,000 रुपए जुर्माना, रास्ते में क्रॉस करूंगा तो 20,000 रुपए इंडियन करेंसी में जुर्माना, लाइन क्रॉस करूंगा तो 50,000 रुपए जुर्माना, चोरी करूंगा तो हाथ काट देगा। इस भय से लोग आईन को मानता है। किंतु मेरे भारत में मैं गर्व करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के जनताओं को भी। 15 अगस्त में मोदी जी ने लाल किला से आह्वान किया था, जो लोग एलपीजी का गैस कनेक्शन घर पे है, जिसके पास पैसा है, जो इनकम टैक्स पेई है, जिसको सब्सिडी लेने का जरूरत नहीं है, किंतु सबके लिए सब्सिडी दिया हुआ है, और जो सक्षम है वो लोग सब्सिडी छोड़ दे। आईन नहीं बनाया, लाल किला से अपील किया और पूरे देश भर में लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपने आप सब्सिडी छोड़ के देश हित में गरीब के साथ खड़ा हो गया, मोदी जी के साथ। और मोदी जी ने उस पैसे से क्या किया, जो सब्सिडी समर्थ लोगों के पास जाती थी, उस सब्सिडी की पैसा मोदी जी ने अपना सैलरी बनाने के लिए नहीं लेके गया, एमपी का सैलरी देने के लिए नहीं गया, सरकारी व्यवस्था में नया कार खरीदने के लिए नहीं गया। मोदी जी ने उस मां के पास गया, जिस मां ने जब चूल्हे में हमारे लिए खाना बनाता है, लकड़ी से बनाता है, धुआं में उनको खाना बनाना पड़ता है, आंख से पानी आती है, उसको अस्थमा का बीमारी होती है, उस मां के साथ खड़ा होकर उज्ज्वला योजना ले आया, फ्री में गैस का कनेक्शन देके गरीब महिला के 5 करोड़ों कनेक्शन पहुंचा के इस देश के गरीब महिला, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं थी, अंत्योदय परिवार के, बीपीएल परिवार के कोई माता है, उसके बाद फ्री में गैस कनेक्शन पहुंचाने के काम मोदी जी ने किया है। ये है नरेंद्र भाई मोदी। मोदी जो बोलता है, आप पूरे देश को करता है बिना आईन बना हुआ। आप याद करो, कोरोना के समय जब कोरोना आई थी तो मोदी जी देख रहे थे, उनके पास कोई टीकाकरण की व्यवस्था नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई दुनिया में नहीं है। हमारे देश में लगभग 140 करोड़ आबादी है, क्या होगा, पूरे दुनिया के लोग, WHO भारत के ऊपर नजर रखा हुआ है, इतना बड़ा आबादी है, इसको कैसे संभालेगा, ये तो खत्म हो जाएगा, पूरे विश्व को भी ये नुकसान कर देगा। ऐसे वाणी WHO से आ रहा था। मोदी जी के पास उपाय क्या था? बोल रहे सोशल डिस्टेंसिंग करो। अरे किस को बोलेगा सोशल डिस्टेंसिंग करो, किस को बोलेगा सैनिटाइजर लो, किसको बोलेगा मास्क लगाओ। मास्क का तो नाम भी नहीं सुना, डॉक्टर का लगा तो है देखा, आम आदमी ने मास्क का नाम भी नहीं सुना, उसको देखा भी नहीं, कैसा होता वो भी पता नहीं है। मोदी जी ने क्या किया, जब बोला सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, लॉकडाउन होनी चाहिए, यूरोप में लॉकडाउन हो रहा था, चाइना में लॉकडाउन हो रहा था, मोदी जी सोच रहे थे लॉकडाउन करूंगा तो खाएगा क्या, कैसे पड़ेगा, क्या करूंगा, कहां जाएंगे। उन्होंने जनता का कर्फ्यू ऐलान किया 1 दिन के लिए। याद है आपको, 1 दिन के लिए जनता कर्फ्यू
कर्फ्यू पूरे देश में उन्होंने अपील किया, आईन नहीं बनाया, अपील किया। अपील करने के बाद उन्होंने देखा पूरा जनता घर पे रह गई। उन्होंने बोला 5 बजे थाली बजा रहा था। उन्होंने बोला दिया जला रहा था। उन्होंने बोला शंख फूकना है, शंख फूक रहा था। ऐसा कि जो कम्युनिस्ट के लोग वो भी थाली बजा रहा था, मैं देख रहा था, कम्युनिस्ट के लोग भी शंख फूक रहा था, मैं देख रहा था। पूरे देश में मोदी जी ने जब इस तरीके से अपील किया, पूरे देश विरोधी हो और हमारा साथी हो, सब लोगों ने मोदी जी का उस मंत्र को मान लिया। और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट 10 दिन के लिए लॉकडाउन घोषणा किया। उनको पता चल गया देशवासी मेरी बात सुनने वाले हैं, समझदार हो चुका है। और उसी दिशा में लॉकडाउन हुई। और हमने लॉकडाउन के माध्यम से जब हम धीरे धीरे कोरोना को बस में करने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय मोदी जी ने टीकाकरण का व्यवस्था स्वदेशी कायदा में कर लिया। इस देश में सिर्फ हमको ही टीकाकरण नहीं किया, दुनिया के 100 देश को भी टीकाकरण मोदी जी ने किया है। और फ्री में 45 देश को देके जीवन बचाया है, वो है नरेंद्र भाई मोदी। मेरे मित्रों, ये शिक्षा प्रतिष्ठान है। शिक्षा की बात होनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस की बात होनी चाहिए, फिजिक्स की बात होनी चाहिए, केमिस्ट्री की बात होनी चाहिए, हिस्ट्री की, जियोग्राफी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। मैं जानता हूं यहाँ फैकल्टी के लोग जो है मेरे स्टूडेंट्स हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो। मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आया हूं, मैं आपको आपके कॉमन सेंस को सुदृढ़ करने के लिए आया हूं। क्योंकि कॉमन सेंस से व्यक्तित्व निर्माण करता है। हम लोग राजनीति में हैं, हमारे सबसे पहले जरूरत है कॉमन सेंस। क्योंकि जिस पॉलिटिशियन के पास तत्क्षणात कोई बुद्धि होती है, कोई भी कार्यक्रम की, कोई योजना की, वही मोदी बनता है। मेरे मित्रों, आप लोग यहां से यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के बाद अपने अपने क्षेत्र में जो भी आपने चॉइस किया उसमें जाना है। कोई जननेता बनना चाहेगा, कोई बिजनेस करना चाहेगा, कोई नौकरी करना चाहेगा, कोई रिसर्च करना चाहेगा, ऐसा अपने जीवन बनता रहेगा। किंतु मेरा एक निवेदन सभी स्टूडेंट्स से, जो हम अपने जीवन में सबसे पहले जो जरूरी है वो है राष्ट्र निष्ठा है। माता को, मेरे मां को जितना सम्मान हम करते हैं उतना ही अपनी मिट्टी को करना है, उतना ही अपनी मिट्टी को करना है। और जितना अपने राष्ट्र को हम प्यार करेंगे, मानेंगे, उतना ही अपने जीवन में खुद का तरक्की होती है। जो देश को मानने वाले हैं उसका ही जीवन में तरक्की होती है। जो मां और पिताजी को मानने वाले हैं उसी संतान का जीवन में लक्ष्य प्राप्ति होती है। आप ये भी कह सकते हो बहुत सारी देशोद्रोही भी है, जो कि पाकिस्तान से बहुत सारी देश से पैसा लेकर गद्दारी भी करता है। किंतु गद्दार ज्यादा दिन टिकता नहीं, वो पैसा भी टिकता नहीं। ये सब अपने आप भारत माता का बलि चढ़ जाता है। ये बहुत उदाहरण इस देश में प्रस्तुत करके रख दिया। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करना जानता है और राम मंदिर भी करना जानता है, दोनों जानता है। तो मोदी जी जैसा ही बनना है, देश के प्रधानमंत्री जैसा है वैसा ही स्वभाव सबकी होनी चाहिए। हमारे माता पिता ने संस्कार दिया है, उस संस्कार के साथ राष्ट्र निर्माण के संस्कार और व्यक्तित्व। और देखो, किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व अपने ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर होता है? अपने ऊपर, खुद के ऊपर निर्भर होता है। किंतु एटीट्यूड सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है। सामने वाले को ऊपर निर्भर करता है आप एटीट्यूड कैसा दिखाओगे। इसीलिए व्यक्तित्व तो हम अपना बनाएंगे,
इसीलिए विप्लव देव एटीट्यूड कैसे दिखा है, क्या करेगा, ये आप लोग जो बैठे हो, आपके एटीट्यूड को ऊपर मेरा व्यवहार निर्भर करेगा। इसलिए मैं पहले शुरुआत करते समय बोला था, जो मैं बहुत सरल भी हो, बहुत कठिन भी हो, स्टूडेंट भी हो, टीचर भी हो, क्योंकि यहाँ बैठ के किचिर मिचिर बात कर रहा था। जब मेयर साहब बोल रहे थे तब तो मैं देख रहा था, घोंसले लगा रहा था बात करके। इसीलिए मैं बोल रहा था लास्ट में आके, अभी जो व्यक्तित्व तो मेरे ऊपर निर्भर करेगा, किंतु मेरा एटीट्यूड आपके व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कहां तक बोलूं, कैसे देखूं, इस सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी लोग बोलता है भाषण बहुत अच्छा दिया है, अभी किसी को बोलता है बहुत भाषण अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी अच्छा इसलिए भी नहीं होता, सामने वाले ऐसा करता है तो भाषण तो अच्छा आएगा नहीं, उनको देख के उनका भाषण भी ऐसा ही होगा। मेरा भाग्य अच्छा है, हरियाणा में आने के बाद हरियाणा के लोग चुपचाप जब मेरे सामने खड़े होते हैं, मैं जो भी बोलता हूँ मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बोलता हूँ तो दिल से बोलता हूँ, सामने वाले ढंग से सुन रहे हैं, तब जो भी बोलता हूँ आपको अच्छा लग रहा है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। मैं सानी नाना जी को धन्यवाद दूंगा। 2015 से मैं उनको जानता हूं, उनके घर पे गया था, और हरियाणा का जो स्टाइल है, ईख का खेती खाओ, वही रात को जाके खाना खाना, एक टोंगर को बैठ के चढ़ना। मेरे परिवार के साथ में आया था, उस गांव को देखा, वो हमारे त्रिपुरा में ऐसा नहीं दिखता। हमारे यहाँ भी टोंगर होती है, बड़े पौधे के ऊपर होता है, उसमें भी बनता है, और यहाँ किसानों के खेती के ऊपर बनता है। ये दोनों अंतर है। हमारे पेड़ पौधे के ऊपर होता है, बड़े बड़े पेड़ के ऊपर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जंगल बहुत है, उष्ण आ जाए मार जाए, इसे आदिवासी लोग टंगर बड़े बड़े पौधे के ऊपर लगाता है। और हरियाणा में किसानों का प्रदेश है, यहाँ गेहूं उगाता है और पूरे भारत को खाना खिलाता है। और इसलिए जब मैं आया था, वहां भी बनी थी टोंगर। वो कहाँ बनी थी? वो गन्ने की खेती के अंदर बनी थी, गेहूं की खेती के ऊपर बनी थी, क्योंकि हरियाणा हरियाली प्रदेश है। मैंने उस दिन हरियाणा को देखा, और आज मैं हरियाणा का प्रभारी बन चुका हूं। मुझे गर्व है जो मैं इस यूनिवर्सिटी में आया हूं, और आप लोगों के साथ कुछ बोलने का हमको मौका मिला। मैं आशा करता हूं आप लोग आगे जाके उसी तरीके से काम करेंगे, अपने जीवन को सक्सेस करेंगे, और मोदी जी देश को जिस दिशा में लेके जाना चाह रहा है, उसी दिशा में लेके जाएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।